हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखें और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। चलिए बिना वक्त गंवाए सीधा हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी किसने दी है? तो यह हाल ही में IMF किसने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई यह सबसे अधिक राशि है और दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में 4,50,000 से अधिक मामलों के साथ इस महाद्वीप का सबसे अधिक प्रभावित देश है यह साउथ अफ्रीका। और यहां आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, यह देशों से घिरा हुआ है यह साउथ अफ्रीका। और बात करते हैं जब साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल है। एक है केपटाउन जो इनकी विधायी राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका है प्रिटोरिया, तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लोमफांटेन। जो यहाँ दोस्तों इन तीनों कैपिटल के बारे में भी याद रखो। और साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं 200 रैंड। यहां पर जो चित्र है वो है नेल्सन मंडेला का और साउथ अफ्रीका के गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं यह नेल्सन मंडेला। और साउथ अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और साउथ अफ्रीका को हाल ही में ऋण सहायता दी है IMF ने। तो IMF के बारे में भी आप इतना जान लीजिए कि IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। IMF का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। IMF की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और IMF के मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, जो यहां आप देख सकते हैं भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, वो IMF की मुख्य अर्थशास्त्री है। और IMF के सदस्य कंट्री कितने हैं? 189 देश। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दूसरा क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में कब तक प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है? हाल ही में 34 साल के बाद यानी कि 1986 के बाद अब फिर से नई शिक्षा नीति हम लागू करने जा रहे हैं और हमारे कैबिनेट मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। तो इसी बात को लेकर बहुत ही आमूल परिवर्तन आने वाला है हमारे शिक्षा जगत में। तो यह 100% नामांकन करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2030। तो यहां हम जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो इनसे जुड़े बहुत से क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, आप ध्यान रखिए। यहां स्क्रीन पर स्कूली शिक्षा के 10+2 की बजाय किस तरह की रूपरेखा तय की गई है? तो अब रूपरेखा तय की गई है वो है 5+3+3+4 यानी 15 साल की स्कूली शिक्षा की रूपरेखा तय की गई है। और पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का पहला हिस्सा बनाया गया है। यानी कि प्री प्राइमरी को भी यहां NCERT के द्वारा इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। तो देखो NCERT प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए अपना सिलेबस तैयार करेगा। और यहां जब बात करते हैं हमारे इस शिक्षा की, तो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री यानी कि MHRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और भी शिक्षा नीति से जुड़े क्वेश्चन है जो मैं यहां आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखो।
नई शिक्षा नीति के आधार पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन तैयार करेगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 15 साल पहले यानी कि 2006 को तैयार हुआ था और हाल ही में 15 साल बाद अब इसे तैयार करेगा NCERT। और बच्चों को किस कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात शिक्षा नीति में कही गई है? बच्चे हैं जो ज्यादा से ज्यादा अपना अंडरस्टैंडिंग करते हैं वो अपनी मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में ही सब कुछ वो समझ सकते हैं। और इसीलिए इस नई शिक्षा नीति में तय किया गया है कि यदि कोई भी बच्चा कम से कम 5वीं कक्षा तक उससे मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है यह नई शिक्षा नीति में। और भी क्वेश्चन है जो यहां आप नजर जमाए रखो दोस्तों कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कुल कितनी फीसदी शिक्षा पर खर्च करने का सरकार ने तय किया है। यानी कि नई शिक्षा नीति में तय किया गया है कि अपने भारत देश की जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है? 4.43%। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब नई शिक्षा नीति के बाद क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 रिपोर्ट अनुसार निम्न में से किस रिजर्व में कोई बाघ नहीं बचा है? तो हम प्रति वर्ष 29 जुलाई को हम टाइगर डे मनाते हैं। ओके, तो इस अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट का नाम है अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018। और इसी के अनुसार भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है, लेकिन अब इनमें से 3 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं वहां एक भी बाघ नहीं बचा है। वो है डंपा रिजर्व, बक्सा रिजर्व और पलामू रिजर्व। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी में एक भी बाघ नहीं बचा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। लेकिन यह तीनों टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो डंपा रिजर्व मिजोरम राज्य में, बक्सा रिजर्व पश्चिम बंगाल में और पलामू रिजर्व झारखंड में स्थित है जहां कोई भी बाघ नहीं बचा है। और क्वेश्चन बन सकता है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 रिपोर्ट किसने जारी की है? इस रिपोर्ट को जारी किया है हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व है, लेकिन 50 में से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए कि देश के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 231 बाघ है। यानी कि हमारा भारत देश का एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां सबसे अधिक बाघ 231 बाघ है, वो उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। और इसके बाद क्रमशः कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपोरा रिजर्व में 127 और 126 बाघ है। यानी कि नागरहोल में 127 और बांदीपोरा रिजर्व में 126 बाघ है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को फिलहाल टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है क्योंकि सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 526। और दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक 524 और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड 442। तो देखो मध्य प्रदेश में देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या 526 है और कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है, जबकि उत्तराखंड में 442 बाघ है। और दुनिया में 13 बाघ श्रेणी के देश है जिनमें से सबसे ज्यादा बाघों की आबादी हमारे भारत देश में तकरीबन 70% बाघ अकेले भारत देश में है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे ब्लू पॉपी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों इस शब्द को पढ़िए, ब्लू पॉपी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ब्लू पॉपी है वो एक फूल का एक पौधा है। क्या? फूल का एक पौधा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और हिमालय श्रेणी में यह पाया जाता है फूल का एक पौधा जिसका नाम है ब्लू पॉपी। बहुत ही खूबसूरत यह पौधा है फूलों का, यहां आप इमेज में देख सकते हैं।
ब्लू पॉपी को कहां पाया जाता है? हिमालयी क्षेत्र में कुमाऊं उत्तराखंड से कश्मीर तक 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह ब्लू पॉपी को पाया जाता है। और ब्लू पॉपी को हिमालयी फूलों की रानी भी कहा जाता है, यह बात भी याद रख लीजिए। लेकिन एक और क्वेश्चन याद रखो कि इस ब्लू पॉपी का साइंटिफिक नेम क्या है? मेकोनोप्सिस एकुलेआटा ब्लू पॉपी का साइंटिफिक नेम है। और हाल ही में एक अध्ययन पर आधारित बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रकाशन में 243 ऐसे पौधों को सूचीबद्ध किया गया है जो बहुत ऊंचाई पर संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। यानी कि यह बहुत ही ऊंचाई पर पाए जाने वाला एक संवेदनशील पौधा है जिसको हाल ही में विलुप्ति की कगार पर माना जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में माई गोव पर आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत क्विज का आयोजन किसने किया है? माई गोव नामक एक हमारे केंद्र सरकार का पोर्टल है और उस पोर्टल पर आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत टाइटल से एक क्विज का आयोजन किया गया है। और इस क्विज का आयोजन किया है हमारे रक्षा मंत्रालय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। और इस क्विज को मैंने भी खेला, बहुत ही अच्छा क्विज है। और यदि कोई व्यक्ति इस क्विज को खेलता है तो ऑनलाइन आपको सॉफ्ट कॉपी में एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और युवाओं और लोगों के बीच देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए माई गोव के साथ समन्वय में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत, इस क्विज का आयोजन 29 जुलाई से 10 अगस्त 2020 तक किया जा रहा है। तो आप भी इस पोर्टल पर जाकर इस क्विज को खेल सकते हैं। और भारतीय नागरिक क्विज प्रतियोगिता में कौन भाग ले सकते हैं? तो 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर एक व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और यदि जो कोई व्यक्ति इसमें विजेता होता है तो उसे पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। तो 10 नकद पुरस्कार इस क्विज के विजेताओं को प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार विजेता को 25,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 15,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये नकद राशि दी जाएगी। और सांत्वन पुरस्कार भी साथ है और सातों व्यक्तियों को 5-5 हजार रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी कम समय में यह क्विज खेलता है और सबसे अधिक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देता है उसे विजेता घोषित किया जाएगा। छठा क्वेश्चन, हाल ही में उड़ान RCS योजना के अंतर्गत किस राज्य में पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है? पवन हंस नामक एक पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो देखो, नई हेली सेवा की शुरुआत से उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच हवाई संपर्क बढ़ेगा और औसत यात्रा समय घटकर 20 से 25 मिनट का रह जाएगा। और इससे 4 धाम यात्राओं के लिए, क्या 4 धाम यात्राओं के लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। पवन हंस लिमिटेड इस रूट पर सप्ताह में 3 दिन हेलीकॉप्टर सेवा का परिचालन करेगी और यहां बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है यह उत्तराखंड में। और यहां जब बात करते हैं उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना की, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाने के बाद अब तक 45 हवाई अड्डों, 3 हेलीपोर्ट्स को जोड़ने वाले 274 उड़ान रूट्स परिचालन में आ चुके हैं। और नागर विमानन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और दोस्तों, जब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड 3 क्वेश्चन को लेकर बहुत ही सुर्खियों में रहा। एक क्वेश्चन यह था, 2 दिन पहले की ही बात है, कि हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किसने की है? वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। यानी कि वेस्ट में से यह इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी 5 मेगावाट। दूसरा एक क्वेश्चन था कि वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? वसीम जाफर उत्तराखंड राज्य की क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल घोषित किया गया है। तो यह बात को लेकर भी उत्तराखंड सुर्खियों में है
कि उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी और अब राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। तो गैरसैंण चमोली जिले में स्थित एक तहसील है जो यहां देख सकते हैं उत्तराखंड के सेंटर में स्थित है यह गैरसैंण। तो बात करें उत्तराखंड की वर्तमान कैपिटल का नाम क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, वो भी उत्तराखंड में स्थित है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित वेक्टर वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट नामक संस्थान में दूसरे कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हुआ है? यानी कि मानव परीक्षण शुरू हुआ, इसका सीधा मतलब है थर्ड स्टेज में इसका ट्रायल लिया गया है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 व्यक्तियों को वैक्सीन दिया गया और 5 जो कोविड-19 के मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं। तो हमारे समूचे विश्व के लिए बहुत ही अच्छे समाचार मिल रहे हैं हमें रूस देश से। कहां से? रूस देश से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस, जहां के एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने यह कोविड-19 के टीके का एक सफल परीक्षण किया है। तो एक सरकारी रूसी वायरोलॉजी संस्थान ने देश के दूसरे कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षणों को 5 स्वयंसेवकों में इंजेक्ट करके शुरू किया है और इस प्रक्रिया के बाद सभी व्यक्ति ठीक हो गए हैं और अब इसका ट्रायल आगे बढ़ेगा। तो यहां उसी की महत्वपूर्ण बात करें तो साइबेरिया में वेक्टर वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट नामक संस्थान द्वारा एक और स्वयंसेवी परीक्षण 30 जुलाई को शुरू किया गया, यानी कि कल ही शुरू किया गया और WHO के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर दुनिया भर में 4 टीके मानव परीक्षणों के अंतिम चरण यानी कि थर्ड स्टेज में है और यदि यहां हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम इस विश्व की महामारी से बच सकते हैं। और जब यहां बात करते हैं रूस की, तो रूस से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? यह 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण भी रूस देश ने किया और तब भी मैंने आपको रूस देश के बारे में बताया था। तो रूस देश की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। 2036 तक यह राष्ट्रपति रह सकते हैं, ऐसा भी एक बहुत ही मार्ग प्रशस्त हो गया है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की करेंसी है रूसी रूबल। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और यहां मैप में देख सकते हैं चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस और फिनलैंड जैसे देशों से घिरा हुआ है यह रूस। 8वां क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक अनुसार वायु प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कितने वर्ष तक कम करता है? यानी कि हाल ही में एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें ऐसा सामने आया है कि वायु प्रदूषण के कारण हमारे भारत देश में किसी भी व्यक्ति की 5 साल की आयु कम हो सकती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। तो बात क्या सामने आई है? तो देखो, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा विकसित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने बताया है कि प्रदूषण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा जोखिम है और खास तौर पर हमारे भारत देश में, क्योंकि भारत देश में बहुत से ऐसे पॉल्यूटेड सिटी है जहां यहां जीने लायक कुछ हवा यानी कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक जीवन प्रत्याशा पर पार्टिकुलेट वायु प्रदूषण के प्रभाव पर आधारित है और पिछले 2 दशक में भारत में पार्टिकुलेट प्रदूषण में 42% की वृद्धि हुई है और यहां बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज है वो धुएं के कारण हमारे या दिल्ली जैसे जो हमारी कैपिटल है उसे प्रदूषित करते हैं। जी हां, कोविड-19 के चलते बहुत सा अच्छा परिवर्तन आया है यह दिल्ली के एटमॉस्फेयर में, यानी कि यहां प्रदूषित हवा कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी देखो कि भारत में 84% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश के वायु गुणवत्ता मानकों से भी अधिक है। कितने? 84% आबादी यह एयर पोल्यूशन का सामना कर रही है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड
किसने जीता? बहुत ही खूबसूरत यह बूट है, लेकिन इस अवार्ड का नाम देखो, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड, और इसको जीता है जेमी वर्डी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेमी वर्डी, जो एक जाने माने फुटबॉलर है। यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं, हाथ में इस अवार्ड को लिए हुए। तो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए, कितने? 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। तो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इस जेमी वर्डी ने किस किस फुटबॉलर को पीछे छोड़ा है और किसको पीछे छोड़कर यह अवार्ड जीता है। तो जेमी वार्डी ने किसको हराकर प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक अबायामेयांस जो 22 गोल, साउथहैम्पटन डैनी इंग्स 22 गोल, और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहेम स्टर्लिंग जो 20 गोल, तीनों को पीछे छोड़ते हुए जेम वार्डी ने यह अवार्ड जीता है। और इसी के बारे में हम आगे बात करें तो जेम वर्डी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लिसेस्टर सिटी के खिलाड़ी बन गए हैं और पिछले 20 वर्षों में हैरी केन के बाद केवल दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं जेम वर्डी जिन्होंने यह खिताब जीता हो। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? विश्व के ऐसे 7वें गेंदबाज जिन्होंने 500 विकेट झटके हैं, और इस गेंदबाज का नाम है दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्टुअर्ट ब्रॉड। लेकिन यह किस देश के गेंदबाज है, वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के गेंदबाज है? इंग्लैंड देश के, जो यहां आप देख सकते हैं। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन हासिल किया। और क्रेग ब्रेथवेट स्टुअर्ट ब्रॉड के 500वें टेस्ट शिकार बने। तो बहुत सी अच्छी बात कि किस देश के सामने यह उपलब्धि हासिल की है? वेस्ट इंडीज देश के खिलाफ। और यह मैच कहां खेला गया? मैनचेस्टर में। और 5वें दिन यह जब उपलब्धि हासिल की तो किसको अपना शिकार बनाया? 500वां शिकार बनाया है क्रेग ब्रेथवेट को। और यहां जब इस बॉलर की बात करते हैं तो विश्व के कुछ रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो ब्रॉड यह उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिए हैं? तो 800 के साथ श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन सबसे टॉप पर है। और दूसरे स्थान पर है शेन वॉर्नर 708 विकेट के साथ, 708 विकेट के साथ शेन वॉर्नर दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है मुथैया मुरलीधरन। और यह ऐसे 7वें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 500 से अधिक विकेट लिए हो। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व निम्न में से किस 2 राज्यों के 5 जिलों में विस्तारित है? तो यहां आप देख सकते हैं यह नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व 2 राज्यों यानी कि जिसका विभाजन हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में के 5 जिलों में विस्तारित है यह नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन यह नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व सुर्खियों में क्यों है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वास्थ्य और विकास के लिए शिकार की कमी है। वो खाए तो कहां से शिकार पाए, वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है यहां पर। तो नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में एकमात्र बाघ का अभयारण्य है जो जब विभाजित हुआ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तो यह 5 जिलों में बट गया। और रिजर्व में बाघों के शिकार के लिए चूहे, हिरण, काला हिरण एवं चौसिंगा है। एक और क्वेश्चन कि कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व जो हमारे भारत देश के 50 टाइगर रिजर्वों में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और इसके सेंटर में बहती है यह कृष्णा रिवर। और यह कहां पर स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं एक तरफ है आंध्र प्रदेश, दूसरी तरफ है तेलंगाना और वहां पर स्थित है नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व। और बात करते हैं इस रिजर्व के, तो नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व को कब
प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया है वर्ष 1983 में। वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया था। यह बात भी आप याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन, भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? भारतीय मूल के इस प्रीतम सिंह को हाल ही में सिंगापुर, किस देश के? सिंगापुर में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। और सिंगापुर में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, तो उनमें 43 वर्षीय प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। और इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में भी एक नया अध्याय की शुरुआत की गई है। तो आपको नाम याद रखना है प्रीतम सिंह। ओके, और जब बात करते हैं सिंगापुर की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी मैंने कुछ सप्ताह पहले आपको बताया था कि हाल ही में ली सियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली सियन लुंग। और ली सियन लुंग किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी से जुड़े हुए हैं यह प्रधानमंत्री। और बात करते हैं जब सिंगापुर की, तो इनसे जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन सुर्खियों में था कि किस देश की सरकार ने ट्रेस टुगेदर नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। ट्रेस टुगेदर नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारे भारत देश में जिस तरह आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, कोविड-19 के कुछ मरीज आपके आसपास में है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इसी तरह की ट्रेस टुगेदर नामक मोबाइल एप्लीकेशन सिंगापुर ने लॉन्च की है। और बात करते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल का नाम क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। और प्रधानमंत्री जो बने हैं वो है ली एच लुंग। ओके दोस्तों, और 13वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। राफेल लड़ाकू विमानों को अंबाला स्थित किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? जब फ्रांस देश के, हमारे भारत देश के रक्षक ऐसे 5 फाइटर राफेल प्लेन हमारे भारत देश में पहुंचे हैं, तो उसे कहां पर स्थापित किया गया है? मैंने आपको बताया था कि अंबाला स्थित यह स्थापित किया जाएगा एयरबेस में, लेकिन किस स्क्वाड्रन में? तो स्क्वाड्रन नंबर 17 यानी कि 17 इस नंबर पर इसको शामिल किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो, फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। और राफेल जेट्स ने फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डो के मेरिग्नैक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंबाला के वायुसेना बेस पर लैंड किया। और यह हमारे 5 जो जांबाज पायलट है वो उसे उड़ाकर हमारे भारत देश में लाए। और भारत की सुरक्षा में कई गुना अधिक बढ़ोतरी हो गई है और इससे पाकिस्तान भी कांपेगा। राफेल के इस बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट शामिल है। यानी कि 3 ऐसे प्लेन है जिसमें सिंगल सीट है और 2 ऐसे प्लेन है जो डबल सीट है। और इसे अंबाला स्थित स्क्वाड्रन नंबर 17 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिससे गोल्डन एरो के नाम से भी इस स्क्वाड्रन को जाना जाता है। क्या नाम? गोल्डन एरो। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निम्न में से किस शैली में बने मंदिरों में सबसे अलौकिक मंदिर होगा? भारतीय कला और संस्कृति की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि यह श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो बनेगा वो नागर शैली में बनेगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नागर शैली। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं। उनमें से है अहमदाबाद से वनकर नितिन कुमार, मेर शीतल वो गुजरात नवागाम से है, शिवानी रानी कश्यप उन्होंने दिल्ली से आंसर लिखा है कि राम जन्मभूमि मंदिर के डिजाइन में इस नागर शैली में बनेगा यह प्लान। और इसके बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैष्णव सिन्हा उन्होंने भी सूरत से इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है प्रियांक चौधरी जो गुजरात के सूरत से है, हर्ष अंतानी उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। सौंदरवा अशोक भाई बहुत ही डिटेल में हमेशा आंसर लिखते हैं, आपको धन्यवाद। काचोड रमेश
उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। दिल्ली से जिज्ञासा गोयल, आपका भी आंसर सही है। हमारे और भी कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सोलंकी भारती, वो हमारे साथ पहली बार इस क्वेश्चन का आंसर देने में जुड़ी है और वो गिर सोमनाथ से है, आपका भी स्वागत है। शैलेश कुमार तबियाड़, आपका आंसर सही, बहुत ही खूब। लाल सिंह डांगी, उन्होंने लिखा है कि नागर शैली जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम मंदिर बनेगा नागर शैली में, बहुत ही बढ़िया। नरेंद्र वसावा, वो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। हेमराज माली, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। राफेल लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर कहां शामिल किया जाएगा? दोस्तों कुछ मिनट पहले की ही बात है, राफेल लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर कहां शामिल किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उनमें से सही आंसर चुनना है और आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा? वाकई में अच्छा लगा है तो दोस्तों आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। किस तरह? फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करके आप हमें अपना 1 मिनट का वक्त दीजिए। मैं आपके सामने जब 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत करता हूं तो उनके बदले में मैं एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं।